शांति और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, संत गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललित सिंह यादव एवं मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी ऋषि मुनियों और महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, विनम्र नमो बुधाय करता हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बधाई। उनके जीवन संघर्ष के बारे में मुझे लगता है कि काफ़ी लोग बोल चुके होंगे और अभी विस्तृत रूप से मिशन जय भीम के संगठन सचिव पुष्पांकर जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। तो मैं मान्यवर कांसीराम साहब के जीवन संघर्ष के बारे में नहीं बताऊंगा, वो पुष्पांकर जी ने बता दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे समाज में महापुरुष पैदा होकर अपना पूरा जीवन लगाकर हमें इंसानियत का और हमारे दर्जा देकर तरक्की के रास्ते खोलकर, और जिस तरह समय से पहले शरीर में बीमारियां लगती है और फिर उनके जीवन का अंत होता है, क्या इसी तरह होता रहेगा? क्या कभी उनके सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे? क्या हमारे समाज के महापुरुष यूं ही अपना जीवन समाज के लिए लुटाते रहेंगे? कभी हमारी बुद्धि खुलेगी या नहीं खुलेगी? हमें कभी अकल आएगी या नहीं आएगी? मैं तो इस पे चर्चा करना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 18 घंटे अध्ययन करते थे। समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए न केवल चिंता करते थे, बल्कि उसको कैसे दूर किया जाए उसके लिए रास्ते बनाते थे और अपना पूरा जीवन लगाकर 3500 साल की गुलामी तोड़कर, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोलकर, हमारे नौकरियों के रास्ते खोलकर, हमारे लिए व्यापार के रास्ते खोलकर वो गए। लेकिन उसके कुछ ही सालों के अंदर हम लोग उनके जीवन संघर्ष को भूल गए, उनके बलिदान को भूल गए। वो इस बात को बखूबी समझते थे कि जब तक जातियां रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा। उत्पीड़न से बचना है तो जाति छोड़नी होगी। इसीलिए वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बुद्ध का धम्म, एक मानवता का धम्म, समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित, न्याय पर आधारित एक धम्म का मार्ग देकर गए, जहाँ सब अपनी जातियों को छोड़कर विकास के रास्ते पर इंसानियत के साथ, बंधुता के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ सकते थे। लेकिन हमारे लोग ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को नहीं माना और वो उसी लाठी को तेल पिलाने लग गए जिस लाठी से बार बार हमारे लोगों का सर फोड़ा जा रहा था। वो उसी व्यवस्था में चंदा देने लग गए जिस व्यवस्था में हमारे दिए हुए चंदे से तलवारें खरीद कर हमारी गर्दनें काटी जा रही थी, और अभी भी कुछ बदलाव नहीं हुआ। उस लड़ाई को मान्यवर कांसीराम साहब लेकर चले, लोगों को जागरूक किया, हुक्मरान बनाने का न केवल सपना दिखाया बल्कि उनको हुक्मरान बनाया। उनको न केवल राजनीतिक बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी अपना जीवन का बलिदान देकर उनको जागरूक किया। लेकिन जो इस तरह अपना जीवन लगाते हैं उनको कभी टाइम से खाने को नहीं मिलता, टाइम से कभी सोने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से शुगर की बीमारी हो जाती है और भी कई प्रकार के विकार शरीर में पैदा हो जाते हैं। क्योंकि वो 24 घंटे चिंतनशील रहते हैं,
समाज के दुख दर्द और उससे निजात पाने की चिंता उनके मन को सताती रहती है। पूरा जीवन वो सोचने में, पढ़ने में, रास्ते बनाने में, रास्ता निकालने में, संघर्ष करने में अपने लोगों के हक अधिकार के लिए अपना पूरा जीवन दे देते हैं और अपने शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर लेते हैं। अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं दे पाते, क्योंकि ना टाइम से खाते हैं, ना टाइम से सोते हैं, पूरा जीवन समाज के लिए लगा देते हैं और अल्टीमेटली उनके शरीर में ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि ऐसे में ही वो समाज को छोड़कर चले जाते हैं, दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कभी हमारे लोगों को बुद्धि आएगी कि नहीं आएगी? क्या हम कभी सोचेंगे या नहीं सोचेंगे कि हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन क्यों लगाया? सब लोग 14 अप्रैल मनाएंगे, पूरा महीना खूब चलेगा 14 अप्रैल। अरे 14 अप्रैल तो मना रहे हो, क्यों मना रहे हो? मैं बाबा साहेब को मानता हूँ। झूठ मत बोलो, तुम बाबा साहेब को नहीं मानते। अगर तुम बाबा साहेब को मानते तो तुम बाबा साहेब की बात को भी मानते। फिर तुम विषमता पर आधारित व्यवस्था को ठोकर मार देते, इंसानियत को गले लगाते, आपस में प्यार मोहब्बत का वातावरण पैदा करते। सब अपनी अपनी जाति को पकड़ के बैठे हो, कोई भी रिश्ता करने चलता है तो अपनी जाति में लड़का लड़की ढूंढते हो और फिर अपनी जाति को महान बताते हो। चमार कहेगा मैं महान, ये मेरे से छोटा है। वाल्मीकि कहेगा मैं ज़्यादा ऊंचा हूँ, ये मेरे से छोटा है। खटीक कहता है मैं तो सूर्यवंशी ठाकुर हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, ये मेरे से छोटा है। कोहली कहता है मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, ये मेरे से छोटा है। जब तुम आपस में एक दूसरे को छोटा और बड़े की भावना रखते हो, तुम आपस में इंसान नहीं बन पा रहे, अभी भी जानवर बने हुए हो, अभी भी अपने भाइयों को ही प्रताड़ित करते हो, अपने बहन भाइयों के दुख दर्द में तैयार नहीं होते, अपने बुजुर्गों के दिए हुए मार्गदर्शन को अपनाते नहीं हो, जाति को छोड़ने को तैयार नहीं हो, जोक की तरह जाति के साथ चिपक कर बैठे हो और फिर कहते हो हमारे साथ जाति का उत्पीड़न होता है। जाति का उत्पीड़न आपके साथ तब तक होता रहेगा जब तक तुम जाति को पकड़कर बैठे रहोगे। संकल्प कर लो। हमने तो ये तय किया है कि हम जात को खत्म करेंगे, जाति को छोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां समता हो, मैत्री हो, प्यार हो, इंसानियत हो, न्याय हो, सबके लिए समान अवसर हों, सबके लिए आगे बढ़ने के समान रास्ते हों। और वो हम नहीं कर पाए तो हमारा पैदा होने में और मरने में कोई फ़र्क नहीं, हमारा इंसान होने में और जानवर होने में कोई फ़र्क नहीं। आप कोई जानवर बता दो जो भूख से मरता हो। कुत्ता भी सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं मांगकर रोटी का इंतजाम कर लेता है और जिंदा रहता है। तुम कैसे लोग हो भाई? आपके आंखों के सामने बहन बेटी की इज्जत लूट रही है, आपकी आंखों के सामने भाइयों को कत्ल किया जा रहा है, आपकी आंखों के सामने आपकी झोपड़ियों को जलाया जा रहा है और आप कहते हो मेरा नहीं, वो तो पड़ोसी का जला है। अरे आज उसका नंबर है, कल तेरा नंबर होगा। क्या ये छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती कि हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन किस तरह बलिदान किया, कितनी कुर्बानी उन्होंने दी, तब कहीं जाकर हमें हमारे 3500 साल की गुलामी टूटी है। आपको तो पता होना चाहिए, जिन धर्मशास्त्रों के चक्कर में फेर में हम उलझे हुए हैं, उन्हीं में तो लिखकर हमें ज्ञान से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा, व्यापार से वंचित रखा। अरे जो चीज़ तुम्हें गुलाम बनाती हो, तुम उस चीज़ को इज्जत क्यों देते हो? तुम उस व्यवस्था को मजबूत क्यों करते हो जो तुम्हें गुलाम बनाती हो, अपमानित करती हो, इज्जत लूटती हो, हत्याएं करती हो? ऐसी व्यवस्था को ठोकर मार देना चाहिए। और मानवतावादी व्यवस्था, बुद्ध की दी हुई व्यवस्था, बाबा साहेब संत गुरु रविदास की दी हुई व्यवस्था, नानक की दी हुई व्यवस्था,
कबीर की दी हुई व्यवस्था, जिस व्यवस्था में सबका कल्याण है, सबका मंगल है, क्या ये छोटी सी बात समझने में तुम्हें दिक्कत है क्या? अब चुनाव के चक्कर में हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने से लोग बायोडाटा लेके चक्कर काट रहे हैं। सुबह निकलते हैं, 10-10, 20-20 लोग को इकट्ठा करते हैं, कभी किसी मंत्री के यहाँ, किसी एमएलए के यहाँ, किसी पदाधिकारी के यहाँ। काहे के लिए? बस एक निगम का टिकट मिल जाए, जैसे जिनको आज तक मिला उनका सारा कल्याण हो गया हो, जैसे उनके दुख दर्द दूर हो गए हों, वो आज़ाद हो गए हों, जैसे उन्होंने समाज के लिए बड़ी खुशहाली ला दी हो। प्रजातंत्र में बाबा साहब व्यवस्था करके गए हैं चुनाव की, और चुनाव में टिकट मांगना, लड़ना, ये तो ठीक है, अपनी जगह है, ये करते रहना। लेकिन क्या समाज के मुद्दों पर जो जागरूकता आनी चाहिए, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी, क्या वो जागरूकता आ गई? जो वो देकर गए थे वो क्या हम बरकरार भी रख पाए? वो छिन गया। क्या आप लोगों को सोचना नहीं चाहिए? देश के ज़्यादातर सरकारी संस्थान बेच दिए गए हैं, प्राइवेट हाथों में चले गए हैं, वहाँ अब नौकरियाँ नहीं हैं। इतना पैसा जेब में नहीं कि व्यापार कर लें। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में कोई सोचेगा या नहीं सोचेगा? एक साजिश के तहत देश की शिक्षा व्यवस्था को इतना महंगा कर दिया कि बच्चा अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उसका मन पढ़ने में लगता है, वो कुछ बनना चाहता है। हायर एजुकेशन में लाखों रुपए साल की फीस है, नहीं है हमारे पास। जब फीस नहीं है तो उसकी पढ़ाई छूट नहीं जाएगी क्या? और पढ़ाई छूट जाएगी तो क्या उसके सपने खत्म नहीं हो जाएंगे? कौन दोषी है इसके लिए? क्या इसके लिए सरकारें दोषी नहीं है? एमपी, एमएलए, काउंसलर बनने से काम चल जाएगा क्या? हमारे लोगों से पूरे देश के अंदर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि वो हमारे हाथ से छिन गई है। सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज कर दिए, वो नौकरियां भी आपकी छिन गई हैं। अब नौकरी के भरोसे नहीं बैठ सकते। अगर आपके पास कोई ताकत है जिसको आप शक्ति बनाकर, ढाल बनाकर अपने आप को मजबूत बनाने का संकल्प कर सकते हैं, तो वो शक्ति है हमारी जनसंख्या। अपनी जनसंख्या को अपनी ताकत बनाइए। जितनी जनसंख्या हमारी है, अगर 100-100 रुपए भी सारे लोग अपने समाज का उद्योग खड़ा करने के लिए अगर चाहें, एक दिन के अंदर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है, हजारों करोड़। हमें केवल अब नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। नौकरियां हैं ही नहीं, मिलेंगी नहीं। देश के खेत की जमीन में हमारा हिस्सा नहीं है। जिन्होंने 300-400 साल पहले कब्जा लिया वही मालिक बने बैठे हैं। जिन्होंने पहले इंडस्ट्रीज लगा ली वही मालिक बने बैठे हैं। हमें दूसरे क्षेत्रों में सोचना होगा। हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर छोटी छोटी पूंजी जोड़कर सामूहिक उद्योग चलाने होंगे। हमें नौकरियां नहीं लेना, नौकरी देने वाला बनना होगा। मैं जानता हूं ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर, थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठा करके छोटे छोटे काम शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम लोग भी उद्योग के क्षेत्र में आगे आ पाएंगे। ये असंभव नहीं है। आप खुद सोचो कि हमारे पूर्वज जो काम किया करते थे, हम तो पैदाइशी स्किल वाले लोग हैं। उस स्किल को निखारो, आज के हिसाब से अपडेट करो, ट्रेनिंग कराओ। सरकारी संस्थानों से जो लोन मिलते हैं, छोटे छोटे ही लोन ले लो। कुछ लोन तो ऐसे भी हैं जो बिना गारंटी के भी मिल सकते हैं, 20-30-50 हज़ार वाले। शुरुआत तो करो, कहीं से तो शुरुआत करो। जो पढ़ लिख गए वो सब अपने बच्चों को सब इंजीनियर बना लो, डॉक्टर बना लो, सिविल सर्विसेज में चल। अरे भाई, MBBS MD करके लोग धक्के खा रहे, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और इतना पैसा घर में नहीं है कि क्लिनिक खोल लें अपना। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो बातें पुष्पांकर जी ने बोली
वो कांसीराम साहब के साथ रहा जो अनुभव था उसके आधार पे बोली। बाबा साहेब के साथ जो लोग रहे उनको भी हमने सुना है, आंखों में आंसू आ जाते थे। अगर कोई बाबा साहेब के साथ जो लोग रहे, कांसीराम साहब के साथ जो लोग रहे, जिन्होंने नज़दीक साथ रह के झेला देखा, 2-2 टाइम 3-3 टाइम खाना ही नहीं है, फिर भी रात दिन काम कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे एक बात याद आई, एक बार अंबेडकर भवन पे समता सैनिक दल का एक प्रोग्राम था, तो बाबा साहेब के जो साथ रहते थे नानक चंद रत्तू, वो उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे, उनको सम्मानित किया था। उन्होंने बाबा साहेब के समय की एक घटना बताई। एक बार सुबह से शाम तक काम करते रहे, बाबा साहेब पढ़ते रहे। जब रात हो गई तो रात को बाबा साहेब ने कहा, अरे रत्तू तुम अब घर चले जाओ। उन्होंने कहा, बाबा साहब कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। बाबा साहब पढ़ते रहे, पूरी की पूरी रात चली गई पढ़ते किसके लिए थे? समाज के लिए, कि समाज को उनके हक अधिकार कैसे मिले, इंसानियत का दर्जा कैसे मिले, पढ़ने लिखने का रास्ता कैसे खुले, आगे बढ़ने का रास्ता कैसे खुले, बहन बेटियों की इज्जत लूटनी बंद कैसे हो, युवाओं का कत्ल कैसे बंद हो, हमारी बस्तियां जलनी कैसे बंद हों, हमें भी मानवता का दर्जा कैसे मिले, इसके लिए पढ़ते थे, इसके लिए रास्ता बनाने के लिए पढ़ते थे। पूरी रात पढ़ते रहे। सुबह नानक चंद रत्तू आए और उन्होंने देखा कि बाबा साहेब तो अभी भी पढ़ रहे हैं। बाबा साहेब इतने मशगूल होकर पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी नज़रें ऊपर नहीं की। तो रत्तू ने सोचा कि बाबा साहब तो तल्लीन है पढ़ने में, इनका ध्यान आकर्षित कैसे करूं। तो उन्होंने बाबा साहब की टेबल पे किताब उठा के बगल में इधर पटकी, ताकि बाबा साहब का ध्यान बटे। तो जैसी आवाज़ पटकी, बाबा साहब का ध्यान बटा। बाबा साहब ने कहा, अरे रत्तू तुम अभी तक घर नहीं गए? बाबा साहब को यही नहीं पता रात कब चलेगी और दिन भी निकल गया, और रत्तू अपने घर जाके वापस भी आ गया। ऐसी घटनाओं को सुन के दिल एकदम से ऐसा हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें, काटे तो खून नहीं। किस लिए इतनी कुर्बानी दी उन्होंने, किस लिए अपना जीवन लगाया? माता रमाबाई की कुर्बानी, उनके बारे में पढ़ते तो रोना आ जाता है। बाबा साहब पढ़ने में, समाज के रास्ते बनाने के लिए जीवन लगा रहे हैं। वो घर कैसे चले, बच्चों को खाना कैसे मिले, उसके लिए अपना जीवन लगा रही हैं। बच्चे सारे उनकी आंखों के सामने उनकी गोद में दम तोड़ दिया, फिर भी हिम्मत न हारी। कांसीराम साहब ने नौकरी छोड़ दिया। आज नौकरी के लिए लोग लाखों रुपए रिश्वत दे रहे हैं, और वो साइंटिस्ट की नौकरी को ठोकर मार दी कि नहीं, मुझे अपने समाज के हक अधिकार के लिए जीवन लगाना है। ऐसे थे माननीय कांसीराम साहब। कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं ये सारा सब कुछ छोड़ के, अपना घर परिवार, मंत्री एमएलए सीपीएस सब कुछ छोड़ के, और समाज के लिए पूरे देश में निकल जाऊं। लेकिन सारे साथी कहते हैं कि अभी उसका समय नहीं है, अभी समाज को पहले मन से तैयार करना होगा। इसीलिए हमने मिशन जय भीम बनाया, कि मिशन जय भीम के माध्यम से कम हम अपने लोगों का सही मार्गदर्शन करें, अपने लोगों को जातियों से बाहर निकाल कर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां जातियों के लिए कोई स्थान ना हो। तभी हमने वो नारा दिया, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो जाति छोड़ो। तो हम लगातार कह रहे हैं, पर जाति छूट नहीं रही। परेशान इसलिए नहीं है कि जाति छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब बदलाव तो आ रहा है, हो तो सकता है। कोई सोच सकता था जिस तरह पूरे देश की एजुकेशन सिस्टम को पूरे देश की सरकारों ने सोची समझी साजिश के तहत बर्बाद किया, वो कभी सुधर पाएगा? कम से कम दिल्ली के अंदर टोटल बजट का 25% खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी ने
कम से कम दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को तो सुधारा, हेल्थ सर्विस को तो सुधारा, राजनीति एक तरफ रख दो। हमारे समाज का विकास कैसे होगा? एजुकेशन से अलग दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। अगर इसी तरह बाकी सरकारों को हम प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाएं कि वो भी अपने बजट का 25% हेल्थ पे खर्च करें और 25% एजुकेशन पे खर्च करें और 13% हेल्थ पे खर्च करें, तो अगर हमारे लोगों की बच्चों की पढ़ाई की चिंता और इलाज की चिंता खत्म हो जाए, बाकी का काम तो हम लोग कर लेंगे। जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो अपना रास्ता स्वयं बना लेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आपको राजनीति करनी है करिए, राजनीति कोई बुरी बात नहीं है। जब राजनीति अच्छे लोग नहीं करते तो बुरे लोग, प्रॉपर्टी डीलर टाइप लोग राजनीति में आते हैं और वो अंदर आके सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। लेकिन पढ़े लिखे बुद्धिवादी चिंतक लोग अगर राजनीति में आएंगे तो निश्चित तौर पर समाज का कुछ ना कुछ भला जरूर होगा। इसलिए राजनीति करना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल राजनीति करना, समाज के लिए कुछ ना करना, समाज के मुद्दों पे इकट्ठा ना होना, समाज के ऊपर होने वाली जुल्म जाति के खिलाफ लड़ाई ना लड़ना, लेकिन टिकट के लिए दौड़ते रहना, ये ठीक नहीं है। ये धोखा आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी कर रहे हो, ये धोखा आप माननीय कांसीराम साहब के साथ भी कर रहे हो, ये धोखा आप पूरे समाज के साथ कर रहे हो, ये धोखा आप अपने माँ बाप के साथ भी कर रहे हो, ये धोखा आप अपनी संतान के लिए भी कर रहे हो। क्योंकि जो कुछ छिनता जा रहा है, जब आपकी संतान बड़ी होगी तो आपकी खुद संतान कहेगी कि ये हमारे पिताजी टिकट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में लगे रहे और समाज का सब कुछ लुटता रहा, इन्होंने समाज के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई और आज जो बर्बादी हुई है इसमें जिम्मेदार मेरे माँ बाप भी हैं। तो क्या आप ये कहलवाना चाहते हो कि आपके बच्चे एक दिन आपको कोसें कि मेरे माँ बाप ने अपना फर्ज नहीं निभाया? अगर आप अपने आने वाले संतान से आंख में आंख डालकर बात करना चाहते हैं तो इस न्याय की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, जातियों को छोड़ना पड़ेगा, समाज को जोड़ना पड़ेगा और समाज को मजबूत कर कर अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तभी हम अपने महापुरुषों के सपनों को साकार कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे इस संदेश को एक भाषण के तौर पर ना लेकर मेरे दिल के दर्द के तौर पर इसको लेंगे। और एक निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आज हाथ उठा के बता देना, आज छोटी सी मेरी कहना मान लेना, वरना वो बीमारी मेरे शरीर में बनने लगी है अब, जो बाबा साहेब को लगी, कांसीराम साहब को लगी। वो चूँकि जब ज़्यादा आदमी सोचता चिंतन करता तो मन खुश नहीं रहता, मन में टेंशन रहती है कि समाज का क्या होगा, और उससे क्या होता है अंदर अंदर विकार पैदा होते हैं और वो विकार एक दिन आदमी को खा जाते हैं। मरना तो सबको एक दिन, हम भी मरेंगे और आप भी मरेंगे, सब मरेंगे, लेकिन अपने इस जीवन को ऐसा बेकार नहीं जाने देना चाहते कि कोई ये कहे पूरी ज़िंदगी उन्होंने कुछ नहीं किया। लानत ऐसी ज़िंदगी पर, कुछ करके मरना चाहते हैं। तो मेरा एक चीज़ मांगता हूँ आज आपसे, आज जब आप सोएं रात्रि को, कृपया 15 मिनट मेरे जो मैंने आज आपको बोला है इसको मन में विचार जरूर करना। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माननीय कांसीराम साहब सहित जो हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन बलिदान किया है, उनके मन का दर्द क्या था उसको सोते वक्त एक बार एहसास जरूर करना। अगर आपने ये काम आज किया तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी इस छोटी सी दरखास्त को मानकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। क्या मैं उम्मीद करूं आज आप सोचेंगे? एक बार हाथ उठा के समर्थन दे दें। सब लोग विचार करेंगे ना? आप विचार करना, अगली मीटिंग में फिर हम चर्चा करेंगे किस विचार आपने किस किस ने किया, विचार करने के बाद आपके मन ने क्या कहा। कम से कम जो आपका मन कहे, मेरी बात मानना या मत मानना, पर आज रात को सोते वक्त विचार करना, उसके बाद जो आपका मन कहे अपने मन की मान लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।